प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात स्टार्ट की थी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन की गणना किस तरह से करते हैं। इसके लिए आपने देखा था कि जो नेट प्रॉफिट या सरप्लस होता है उसमें कुछ एक खर्चे जो आपने घटा दिए हैं लेकिन वो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग डिसअलाउड थे तो वापस जोड़ दूंगा। इनकम्स जो रिलेटेड थी नहीं जोड़ी उनको जोड़ दूंगा। खर्चे जो घटाने चाहिए थे नहीं घटाए तो उनको घटा दूंगा। इनकम क्रेडिट करनी चाहिए नहीं क्रेडिट की तो क्रेडिट कर दूंगा, या क्रेडिट कर दी हैं रिलेटेड नहीं है तो उनको घटा दूंगा। और स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन की बात की थी। मेनली हम लोगों का फोकस था कि बिजनेस में बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो इनकम टैक्स में कौन से खर्चों को हम अलाउ करेंगे। अलाउ जब भी वर्ड आप बोलते हैं तो इसका मतलब खर्चा ऐसा है जिसको इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जा सकता है। डिसअलाउड जब आप बोलते हैं इसका मतलब डेबिट साइड में नहीं आना चाहिए। एक सामान्य नियम मैं आपको बता चुका हूं कि वही खर्चे अलाउ माने जाते हैं जो व्यापार से संबंधित हों और आयगत प्रकृति के हों। तो कुछ एक खर्चों के बारे में स्पेशल प्रोविजंस हैं इनकम टैक्स एक्ट में, उनकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। और आज भी उन्हीं एक्सपेंसेस जो बिजनेस में आप करते हैं इनकम टैक्स एक्ट में उनके बारे में क्या स्पेशल डायरेक्शंस या प्रोविजंस हैं कि लाभ हानि खाते से कैसे घटाना है, कितना घटाना है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, पॉइंट है अपना वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय, सेक्शन 35। साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर कोई पैसा आपने खर्च किया है या किसी संस्था को दिया है रिसर्च के लिए, तो उस पैसे को लाभ हानि खाते से किस तरह डेबिट किया जाएगा, क्या उसके बारे में प्रोविजंस हैं। तो देखिएगा स्क्रीन पर, पहला, करदाता द्वारा अपने व्यापार से संबंधित शोध के लिए किए गए समस्त आयगत व पूंजीगत व्यय 100% अलाउड होते हैं। खुद खर्चा किया है करदाता ने ऐसे रिसर्च के लिए जो उसके व्यापार से संबंधित है, तो चाहे वो खर्चा आयगत प्रकृति का हो या पूंजीगत प्रकृति का हो, 100% अलाउड होता है। मीन्स 100% खर्चा लाभ हानि खाते से डेबिट किया जाएगा। इसीलिए आपको ध्यान होगा डेप्रिसिएशन के चैप्टर में एक पॉइंट आया था कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर संपत्तियां खरीदते हैं तो उन पर हम डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करते हैं। कारण यही है कि 1 लाख की मशीन खरीदी तो वो 1 लाख पूरा ही लाभ हानि खाते से डेबिट हो जाएगा, तो अलग से फिर डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं किया जाएगा। कई बार क्या होता है कि व्यापार शुरू करने से पहले आप रिसर्च शुरू कर देते हैं और रिसर्च पर पैसा व्यय करते हैं, तो जो खर्चा रिसर्च के नाम पर व्यापार प्रारंभ करने से पहले आपने किया है, उस खर्चे को लाभ हानि खाते से कैसे डेबिट किया जाए उसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट में देखिए। व्यापार प्रारंभ करने से पूर्व के 3 वर्षों में शोध पर किए गए व्ययों को व्यापार प्रारंभ होने वाले वर्ष के व्यय मानकर उस वर्ष के लाभ हानि खाते से डेबिट करेंगे, परंतु इनमें निम्न व्ययों को ही हम शामिल करते हैं। मतलब जिस ईयर में आपने इस साल बिजनेस शुरू किया है, तो इससे ठीक पहले के 3 सालों में जो भी आपने खर्चा किया है, किस पर, सैलरी ऑफ रिसर्च एम्प्लॉइज, रिसर्च में जो काम में लगे थे उनका वेतन, मटेरियल रिसर्च के लिए खरीदा, या कोई पूंजीगत खर्चा किया है रिसर्च के लिए, इन 3 मदों पर व्यापार प्रारंभ करने से ठीक पहले के 3 वर्षों में जो भी खर्चा किया होगा वो सारे का सारा खर्चा उस वर्ष के लाभ हानि खाते से डेबिट कर दिया जाएगा जिस वर्ष में आपका व्यापार प्रारंभ हुआ। रिसर्च के लिए अगर कोई भूमि खरीदते हैं, कॉस्ट ऑफ लैंड जो होती है वो डिसअलाउड होती है, बाकी तो आयगत और पूंजीगत सारे अलाउड हैं, सारा डेबिट होगा। लेकिन जमीन खरीदी है तो कॉस्ट ऑफ लैंड डिसअलाउड मानी जाती है, उसको लाभ हानि खाते से आप डेबिट नहीं कर सकते हैं। ये तो हुआ पहला पॉइंट कि करदाता ने
अपने व्यापार से संबंधित शोध के लिए पैसा खर्च किया। अब बात करता हूँ, बाहरी संस्थाओं को भुगतान कर रहा है या दान दे रहा है रिसर्च के लिए, तो छूट कैसे दी जाएगी? किसी अनुसंधान संस्थान को, रिसर्च इंस्टीट्यूट को, किसी यूनिवर्सिटी को या किसी कॉलेज को रिसर्च के लिए अगर कोई करदाता भुगतान करता है तो जितना पैसा आप देंगे उसका 150% अलाउ करेंगे। मतलब 100 रुपये उनको देंगे तो आप अपने लाभ हानि खाते से 150 रुपये घटाएंगे। सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकी अनुसंधान हेतु किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या अप्रूव्ड संस्थान को भुगतान करेंगे तो 100% अलाउड होगा। जितना पैसा दिया है वो पूरा का पूरा लाभ हानि खाते से डेबिट होगा। अनुमोदित किसी कंपनी को रिसर्च के लिए अगर पैसा देते हैं, कंपनी अनुमोदित है सरकार से, और अब आप उस कंपनी को रिसर्च के लिए पैसा देंगे तो 100% अलाउड होगा। मीन्स जितना पैसा देंगे पूरा का पूरा लाभ हानि खाते से डेबिट करूँगा। किसी राष्ट्रीय प्रयोगशाला, नेशनल लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT या अनुमोदित विशिष्ट व्यक्ति को अनुमोदित विशिष्ट व्यक्ति को पैसा दे रहे हैं, किसके लिए? अनुमोदित वैज्ञानिक कार्यक्रम पर ही खर्च करने के लिए दी गई राशि। सरकार ने कोई उनकी प्रोजेक्ट को या स्कीम को अप्रूव कर रखा है और उस अप्रूव्ड स्कीम पर खर्च करने के लिए इनमें से किसी को पैसा आप देंगे तो जितना पैसा देंगे उसका 150% लाभ हानि खाते से डेबिट किया जाएगा। ऊपर भी आया था, रिसर्च के लिए देंगे तब भी, अनुमोदित वैज्ञानिक शोध के लिए देंगे तब भी 150%। करदाता द्वारा अधिसूचित कृषि विस्तार योजना, कृषि विस्तार की कोई परियोजना है, उस पर किए जाने वाले व्ययों के लिए 150% अलाउ करेंगे। अगर करदाता एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की कोई प्रोजेक्ट है और उस पर कोई पैसा खर्च करता है खुद ही, तो फिर हम उसको 100 रुपये खर्च करेगा तो लाभ हानि खाते से 150 अलाउ करेंगे। इसी तरह से नोटिफाइड कौशल विकास परियोजना, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर कंपनी अगर कोई पैसा खर्च करती है, इंडिविजुअल को छूट नहीं होती है, कंपनी पैसा खर्च करती है तो जितना पैसा खर्च करेगी उसका 150% लाभ हानि खाते से डेबिट किया जाएगा। लेकिन ध्यान रहेगा, रिसर्च करने के लिए अगर वस्तु के रूप में आप कोई भुगतान या दान करते हैं तो लाभ हानि खाते से वो डिसअलाउड होता है। कंप्यूटर दे दिए रिसर्च करने के लिए तो कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर्स को लाभ हानि खाते से डेबिट नहीं किया जाएगा। इट मीन्स कैश में अगर आप उनको पैसा देते हैं रिसर्च करने के लिए तो इन सिचुएशंस में आप पैसा लाभ हानि खाते से डेबिट करेंगे। 150% कर सकते हैं या 100%, कैसी स्थिति और किसके लिए पेमेंट किया है वो आपने देखा। इसी तरह से पेटेंट या कॉपीराइट प्राप्त करने के लिए पैसा खर्च करते हैं तो उस पर हम आपको डेप्रिसिएशन के चैप्टर में बता चुके हैं कि इनटेंजिबल एसेट्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट खरीदने के लिए पैसा खर्च किया है तो उस पर 25% डेप्रिसिएशन अलाउ करते हैं और उसको लाभ हानि खाते से डेबिट कर दिया जाता है। कब से? 31 मार्च 98 के बाद। 31 मार्च 98 तक जो सिस्टम था वो कुछ और था। अगर लेकिन 31 मार्च 98 से पहले मैंने पेटेंट खरीद लिया और अब उस पेटेंट को बेच देता हूँ तो यह विक्रय मूल्य पेटेंट की मूल लागत या उससे कम है। 1 लाख का खरीदा कुछ तो आपको छूट मिल गई होगी डेप्रिसिएशन के रूप में, लाभ हानि खाते से राइट ऑफ कर लिया होगा। अब आपने उसको पुराने को बेच दिया तो जो विक्रय मूल्य है वो पेटेंट की मूल लागत या उससे कम है तो पूरा का पूरा सेल्स प्राइस बिजनेस हेड की इनकम माना जाएगा। यदि ये विक्रय मूल्य मूल लागत से भी अधिक हो तो मूल लागत तक की राशि तो बिजनेस हेड में टैक्सेबल होगी
और मूल लागत से जितना ज़्यादा होगा वो कैपिटल गेन के हेड में टैक्सेबल होगा। प्रारंभिक व्ययों की कटौती, कभी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी है, प्रोस्पेक्टस छापना है, तो इस तरह से आपने प्रारंभिक जो व्यय किए हैं उनकी कटौती कैसे दी जाती है, लाभ हानि खाते से इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग उनको कैसे राइट ऑफ करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्वालिफाइंग अमाउंट। क्वालिफाइंग अमाउंट का मतलब कटौती योग्य राशि, कितनी राशि की आपको कटौती दी जा सकती है। क्वालिफाइंग अमाउंट कैसे निकालेंगे? नया व्यापार प्रारंभ करते हैं तब तो मैं लूँगा एक्चुअल एक्सपेंसेस, वास्तविक प्रारंभिक व्यय कितना है, और दूसरे पॉइंट में लूँगा 5% ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। दोनों में से जो कम होगा वो क्वालिफाइंग अमाउंट हो जाएगा। अगर आपने पहले से व्यापार स्थापित है, उसका विस्तार कर रहे हैं, विकास करने के लिए कोई प्रारंभिक व्यय किया है, तो एक्चुअल एक्सपेंसेस लूँगा और 5% लूँगा एडिशनल फिक्स्ड एसेट्स का। दोनों में से जो कम होगा वो आ जाएगा क्वालिफाइंग अमाउंट। सबसे पहले क्या निकालना होगा? क्वालिफाइंग अमाउंट। दो स्थितियां होंगी, दोनों में से जो भी स्थिति लागू हो रही होगी उसके अकॉर्डिंग पहले मैं कटौती योग्य राशि या क्वालिफाइंग अमाउंट निकाल लूँगा, और अब क्वालिफाइंग अमाउंट में से आपको छूट दूंगा। मतलब क्वालिफाइंग अमाउंट का कितना हिस्सा लाभ हानि खाते से आपको घटाना है, तो अमाउंट अलाउड ईयरली, प्रतिवर्ष कितनी अमाउंट अलाउ करेंगे, प्रतिवर्ष लाभ हानि खाते से कितना डेबिट करना है, क्वालिफाइंग अमाउंट डिवाइडेड बाई 5। जो भी क्वालिफाइंग अमाउंट है उसका 5 वर्षों में बराबर बराबर विभाजन करके लाभ हानि खाते से डेबिट किया जाएगा। तो 2 पॉइंट होंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए। पहले तो क्वालिफाइंग अमाउंट निकालिए। जो क्वालिफाइंग अमाउंट आए, सपोज 1 लाख आ गई, तो 1 लाख बटे 5 हर साल लाभ हानि खाते से नियमानुसार 20,000 डेबिट करना चाहिए। अगर आपने 20 से कम डेबिट किया है तो मैं डेबिट कर दूंगा। अगर आपने 20 की जगह 40 डेबिट कर रखा है तो 20 ज़्यादा डेबिट कर दिया तो मैं उसको वापस जोड़ दूंगा। कई बार खनिज पदार्थों की खोज पर आपको कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है, तो गत वर्ष तथा इससे पूर्व के 4 वर्षों में जो भी आपने खनिज पदार्थों की छूट पर पैसा खर्च किया है, इसकी छूट हम आपको उस गत वर्ष में देंगे जिस गत वर्ष में खनिज उत्पाद का प्रोडक्शन शुरू हुआ है, खनिज पदार्थों का आपने उत्पादन प्रारंभ किया है। तो गत वर्ष और इससे पहले के 4 वर्षों में, मतलब कुल मिला के 5 वर्षों में जो भी पैसा खर्च किया है, जिस वर्ष में प्रोडक्शन शुरू होगा उस वर्ष में छूट दी जाएगी। और छूट कैसे दी जाएगी? अमाउंट अलाउड ईयरली, प्रतिवर्ष कितनी छूट दूंगा? एक्चुअल एक्सपेंसेस जितना किया बटे 10। 1 लाख खर्चा किया है पिछले 5 सालों में, तो 1 लाख बटे 10, 10,000। या इनकम फ्रॉम माइंस, उन खनिज पदार्थों से इनकम कितनी हुई है, या खर्चे का 1/10वां हिस्सा, दोनों में से जो कम होगा उसको लाभ हानि खाते से अलाउ किया जाएगा। लाभ हानि खाते से इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग डेबिट किया जा सकता है। वॉलंटरी रिटायरमेंट एक्सपेंसेस, कई बार कर्मचारी स्वेच्छा से नौकरी छोड़ देता है। नौकरी तो अभी पड़ी हुई थी आगे, लेकिन वो नौकरी से निर्धारित एज पूरी करने से पहले ही नौकरी छोड़ देता है, तो उसको कहते हैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, वॉलंटरी रिटायरमेंट। वॉलंटरी रिटायरमेंट अगर कोई ले रहा है तो कंपनी या एम्प्लॉयर की तरफ से उसको एक मुश्त कुछ भुगतान किया जाता है। कंपनी ने मुझे सपोज 10 लाख रुपए वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने पर भुगतान किया, तो जो कंपनी ने 10 लाख दिया है उसका खर्चा है। अब इस 10 लाख के खर्चे को लाभ हानि खाते से कैसे डेबिट करना है, कितना घटा सकती है कंपनी, तो उसके बारे में नियम ये है, अमाउंट अलाउड ईयरली इज इक्वल टू एक्चुअल पेमेंट डिवाइडेड बाई 5। 10 लाख है तो डिवाइडेड बाई 5, प्रतिवर्ष नियमानुसार
कंपनी को 2 लाख रुपए लाभ हानि खाते से डेबिट करने की परमिशन होगी। इसी तरह से उपयुक्त योजना या परियोजना जो पब्लिक या आम लोगों के वेलफेयर के लिए जो स्कीम्स होती हैं वो उपयुक्त योजना परियोजना कहलाती हैं, और अनुमोदित स्थानीय सत्ता या संघ या कंपनी को इस योजना में व्यय करने के लिए आप कुछ पैसा देंगे तो वो 100% अलाउड होगा। उपयुक्त परियोजना से आशय जनता के सामाजिक आर्थिक कल्याण की जो योजना है, तो ये कंडीशन है कि ये योजना और संस्थाएं सरकार से अनुमोदित हैं। अनुमोदित संस्थाओं को जनता की भलाई की स्कीम्स पर पैसा खर्च करने के लिए अगर आप कोई पैसा उनको देंगे तो जो आपने पैसा दिया है वो आपका खर्चा है और वो 100% अलाउड होता है लाभ हानि खाते से, पूरा का पूरा पैसा लाभ हानि खाते से डेबिट कर लेंगे। इसी तरह से टेलीकॉम लाइसेंस हेतु भुगतान, लाइसेंस लेने के लिए अगर आपने कोई भुगतान किया है तो एक्चुअल पेमेंट मेड, वास्तविक भुगतान कितना किया है और कितने सालों के लिए लाइसेंस मिला है। 1 लाख का खर्चा हुआ है, 5 साल के लिए लाइसेंस मुझे मिला है, तो 1 लाख बटे 5 मतलब प्रति वर्ष में 20-20 हज़ार नियमानुसार लाभ हानि खाते से घटा सकता हूँ। आपने 15 घटाया तो लाभ में से 5,000 और घटा दूंगा मैं। 20 की जगह आपने 30 घटा दिया, जानते होंगे आप ज़्यादा डेबिट करने का नतीजा क्या होगा कि प्रॉफिट कम हो गया। 20 घटाना चाहिए, 30 घटा दिया तो लाभ 10,000 से कम हो गया। तो सही लाभ ज्ञात करने के लिए जो 10,000 गलत घटा दिया था उसको वापस जोड़ दूंगा। 10,000 रुपये या 35,000 से अधिक का भुगतान अगर कोई करता है, सामान्य स्थितियों में 10,000, 15,000 रुपये का जो वो 35,000 का जो प्रोविज़न है वो माल वाहक जो माल ढोने वाली जो गाड़ियां हैं उनको किराए या पट्टे पर देते हैं उसके लिए है। सामान्य नियम यह है कि 10,000 से ज़्यादा का जब आप किसी को भुगतान करते हैं तो फिर भुगतान क्रॉस चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से करना चाहिए। अगर आप डीडी या क्रॉस चेक के बिना ही कैश में ही किसी को 20,000 रुपये दे रहे हैं तो वो जो पैसा आपने खर्च किया है दिया है वो डिसअलाउड होता है। तो नियम क्या है, 10,000 सामान्य परिस्थितियों में, माल वाहकों को किराए पर या पट्टे पे देते हैं तो 10 की जगह नियम 35,000 रुपये हो जाएगा। से अधिक का भुगतान क्रॉस चेक, रेखांकित चेक या डिमांड ड्राफ्ट के अतिरिक्त अन्य तरह से एक व्यक्ति को एक दिन में भुगतान करने पर डिसअलाउड होगा। किसी एक व्यक्ति को आपने नकद में भुगतान 20,000 कर दिया, माल खरीदा और 20,000 नकद दे दिए तो वो माल का खर्चा डिसअलाउड है, वो लाभ हानि खाते से डेबिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नियम ये है कि 10,000 से ऊपर का पेमेंट है तो चेक दीजिए या डिमांड ड्राफ्ट दीजिए। लेकिन ये नियम एक बार में माल या सेवाओं के भुगतान पर ही लागू होता है। एक बार माल खरीदा, अगर मान लीजिए 20,000 का माल है, 4 बार में खरीदा, 5-5 हज़ार दे दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक दिन में एक व्यक्ति को भी 20,000 से अधिक का, 10,000 से अधिक का भुगतान नहीं कर सकते हैं। 4 जगह से खरीदा माल, 5-5 हज़ार दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक व्यक्ति को अगर भुगतान नकद में करते हैं 10,000 से ज़्यादा का तो फिर वो डिसअलाउड होगा। लेकिन यह नियम स्थायी संपत्तियों के क्रय करने पे लागू नहीं होता है। स्थायी संपत्तियों के क्रय करने पर अगर आपने नकद भुगतान भी किया है तो उन पर हम डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे। माल वाहकों को किराए पर चलाने या पट्टे पर देने, किराए पे लिया या पट्टे पे लिया और उसका किराया चुका रहे हैं तो भुगतान हो तो ये सीमा 10,000 की जगह 35,000 रुपये होगी। सामान्य स्थितियों में 10,000 से ज़्यादा का भुगतान अगर करते हैं किसी को तो डिमांड ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से करना चाहिए। नकद में या अन्य तरह से भुगतान किया है
तो वो लाभ हानि खाते से फिर डिसअलाउ हो जाएगा, मीन्स उसको आप लाभ हानि खाते से डेबिट नहीं कर सकते हैं। तो आज मैंने इनकम टैक्स एक्ट में कुछ स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर हैं जिनके बारे में कुछ नियम हैं, रूल्स हैं, उनकी चर्चा की। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और पॉइंट्स इस चैप्टर के थ्योरेटिकल रह गए हैं, उनको डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।